हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं असल में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस प्रोग्राम और हमारे प्रारंभ प्रोग्राम में आईआर पार्ट का हिस्सा है। यानी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्रारंभ प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो लेक्चर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के मिलेंगे ये उसका एक डेमो लेक्चर है। इसके अलावा जिनकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए अच्छी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि 2022 के लिए पहले वो मेंस के लिए प्रिपेयर करें या मेंस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर प्रिपरेशन कर पाए, तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस यानी सीएसएम प्रोग्राम है, ये वीडियो आपको उस प्रोग्राम के अंतर्गत भी मिलती है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे हमारा कोर्स बेस्ड है उसके बारे में बात करती है, पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करती है। तो अब ये पूरा वीडियो जरूर देखें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे आईआर के वीडियो में। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि हमारा कोर्स आगे कैसे फ्रेमवर्क होगा, इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या डिमांड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये दोनों ही कोर्सेज आप सीएसएम और प्रारंभ के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में बात क्या हो रही है, तो हम यहाँ स्पेसिफिकली फोकस करेंगे सिलेबस के ऊपर। इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीलिम्स के लिए अभी तक आपने पढ़ा है आईआर में वो बेसिकली फैक्ट बेस्ड था कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं का दौरा किया तो इंडिया के लिए कैसे रेलेवेंट है, बायलैटरल ट्रेड कौन सा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में उनका शेयर है। लेकिन मेंस में क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल इन द सेंस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी और देश के बारे में। हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन चाइना के बारे में, लेकिन वहां आपको मेंशन करना है क्वाड को। तो ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको कोरिलेट कैसे किया जाए। स्पेसिफिकली आईआर में अलग अलग डायमेंशंस होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। वो तभी आपको समझ आएगा जब आपको पता हो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं। तीसरी बात है टॉपिक्स और एनालिसिस की। कौन सी टॉपिक्स इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, कहाँ अप्रोच अभी यूपीएससी की जा रही है, आईआर के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनके लिए किस हद तक हम प्रिपेयर करने वाले हैं और क्या हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर होगा, उस पर बात करेंगे। और फाइनली आंसर राइटिंग में आपको कैसे आंसर लिखना है और आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है। फ्रेमिंग इन द सेंस कहां पर कौन से सब टॉपिक्स आएंगे, कहां किसके साथ आप कंपेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्लियरली जो मेंस का है आईआर का, वो फोकस करता है इंडिया और उसके नेबरहुड के रिलेशंस के ऊपर। एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया के जो भी बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस है, जो भी संबंध है और कौन कौन से ग्रुप जो भी इंडिया से रिलेटेड हैं, उन सभी को हमें कवर करना है। हम उसके बारे में डेप्थ में जाएंगे। पॉलिसीज और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सिर्फ इंडिया की नहीं। अगर लेट्स से अमेरिका की कोई पॉलिसी है जिसके अंदर वो काटसा का इस्तेमाल करते हैं, काटसा लगाने की बात हो रही थी इंडिया के खिलाफ, अगर इंडिया रशिया के साथ एक डील करता, यानी S-400 की डील अगर इंडिया रशिया के साथ करता है तो काटसा शायद इंडिया पे लग जाए, ऐसी बात चल रही है। तो क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या वजह है, क्या पॉलिटिक्स है इस सबकी, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर की क्या कहानी है, क्या विवाद है यूएसए और क्या विवाद थे पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसमें इंडिया का रोल क्या रहा है और कैसे अब इंडिया यूएस के करीब चला गया है। जब तक आप ये थोड़ी बहुत कहानी और कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप करंट इवेंट्स में आईआर को कितना भी रट लें, आप अपना बेहतर आंसर नहीं लिख सकते। तो आईआर में बहुत जरूरी है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझें, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता आपको, बेसिक सी, इतनी नहीं, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। ये आईआर ऑप्शनल नहीं है, जीएस रिलेटेड आपको रहना है। पर आपको जब तक किसी चीज की बैकग्राउंड नहीं पता रहता आप बेहतर उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जब आपको पता होगी तो वो जो पॉलिसी या जो डायरेक्शन कोई सरकार अभी ले रही है, चाहे वो यूएस की हो या यूएसएसआर की हो, आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिलती है। और इंडिया की जो इंटरेस्ट है, इंडिया के कहाँ कौन से इंटरेस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट मतलब इंडिया इंडियन ओशन में क्या चाहता है, इंडिया पैसिफिक ओशन में क्या चाहता है अपने हिसाब से, जिससे इंडिया का भला हो, जो भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य है वो क्या है और उनके लिए इंडिया क्या मूवमेंट्स कर रहा है। तो आपको थोड़ी सी इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए, किस तरफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली रही है, वो कहाँ मूव कर रही है, ताकि आप फिर उसमें डाल पाएं कि पहले इंडिया की पॉलिसी दूसरी तरह थी तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप यूएसएसआर की तरफ ज्यादा था, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे इंटरेस्ट जैसे जैसे चेंज हुए, हमारे इंटरेस्ट जिस जिस देश के साथ कन्वर्ज होते चले गए, जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट मैच करते चले गए, हमारे संबंध उन देशों के साथ बेहतर होते चले गए। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो अभी इंडिया और यूएई के संबंध ज्यादा प्रगाढ़ है पहले के मुकाबले। तो वो जो प्रगाढ़ता अब संबंधों में ज्यादा आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि भारत और यूएई दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, वो कहीं मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया और रशिया के संबंध हाल में कुछ थोड़े ठंडे हो गए हैं क्योंकि इंडिया और रशिया के जो इंटरेस्ट थे वो पहले कन्वर्ज कर रहे थे, एक साथ थे, कई जगह सेम चीजें दोनों देश चाह रहे थे। अब कई इलाकों में इनके रिलेशन थोड़े से डीसी के कॉन्टेक्स्ट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंसीज हैं,
उनका क्या मैंडेट रहती है, सॉरी यूएनओ कैसे काम करता है, और यूएनओ अगर काम कर रहा है तो यूएनओ में जो समस्याएं थी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, वो क्या थी, और उसकी वजह से कौन सी बॉडीज फॉर्म हुई। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स बैंक क्यों बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, या फिर इब्सा, एक इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की एसोसिएशन थी, इन तीनों मिलकर बात किया करते थे, वो क्यों फॉर्म हुआ, और अब ब्रिक्स आने के बाद इब्सा क्यों कमजोर पड़ गया। ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर अपने आंसर्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो इसलिए सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी थोड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ, और यही हमारा फोकस होगा। अगर आप ओवरव्यू देखें, सबसे पहले इंडिया नेबरहुड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ आईआर के लिए बल्कि सिक्योरिटी में जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस इस सेगमेंट से आंसर होते हैं। तो आपको इंडिया के नेबरहुड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश को डेप्थ में कवर करना होगा, थोड़ी सी उनकी कहानी और कॉन्टेक्स्ट, और अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं, कौन से विवाद हैं, कौन से कन्फ्लिक्शन पॉइंट्स हैं, वो पता होने चाहिए। और आंसर्स आपको ऐसा प्रेजेंट करना है जो हॉलिस्टिक हो। हॉलिस्टिक आंसर मतलब होता है कि एक तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी पाकिस्तान इंडिया के विवाद को लेकर है, भारत चाइना के विवाद को लेकर है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा आप आंसर में नहीं लिख सकते। आपको एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर में, जहां आप उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करें जो अभी रेलेवेंट है। अगर आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप में आज बात कर रहे हैं तो आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि गलवान वैली में अगर झड़प हुई थी तो गलवान वैली किस थिएटर का पार्ट है, कौन से सेक्टर का पार्ट है, वहां इंडिया चाइना का पहले क्या प्रॉब्लम रही थी, अभी क्या प्रॉब्लम, थोड़ी डेप्थ चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको आंसर में लिखना है, आंसर लिखना तो 200 वर्ड्स का है, पर उसमें आप कौन से पॉइंट्स रख रहे हैं, कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। और हमारी कोशिश यही है कि आपको थोड़ा उस तैयार तरह से प्रिपेयर किया जाए। फिर ग्लोबल ग्रुप्स और एग्रीमेंट्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, जैसे जापान, रशिया, जिनके साथ इंडिया के पुराने संबंध रहे हैं, जिनके साथ इंडिया का बड़ा इंपैक्ट होता है रिलेशनशिप का, इकोनॉमिक हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया या इकोनॉमिकल हो गया। इसके बाद पॉलिसीज और डायस्पोरा। डायस्पोरा टर्म के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था। डायस्पोरा का क्या रोल रहा है इंडिया की कई देशों में, चाहे मान लीजिए यूएसए में इंडिया की एक बहुत बड़ी डायस्पोरा रहती है, साउथ अफ्रीका में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं जो भारतीय मूल के हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत से लोग भारतीय मूल के रहते हैं, इनका क्या रोल है, इस पर सीधा क्वेश्चन आया था, सिलेबस में मेंशन्ड है, ये चीजें हमने ऑलरेडी कवर करी थी इन डेप्थ। तो जो गवर्नमेंट का रोल है और जो गवर्नमेंट पे डायस्पोरा का रोल पड़ता है, उससे क्या इंडिया के संबंध सुधरते हैं या बिगड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेशल्स की बात करें, वहां बहुत सी इंडियन पॉपुलेशन है, तो उसके साथ संबंध इंडिया के कैसे हुए हैं और क्या इंपैक्ट रहा डायस्पोरा का उसको चेंज करने में। जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा यूएस में बढ़ा है, उससे इंडिया यूएस संबंध कैसे बदले, ये सब कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत, और आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है। फाइनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे फोकस तो करना ही है, यूएन हो गया, एआईबी, एडीबी, सार्क, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ चीजें मूव कर रही हैं। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। आईआर पे आप देखिए 2019, 20, 2018, 2017, 2016 से 50 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। सो एक क्लियरली कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान क्वेश्चंस आते हैं आईआर से। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्वाड न्यूज में था, क्वाड पे क्वेश्चन आया, इंडो पैसिफिक न्यूज में था, इंडो पैसिफिक रीजन पे क्वेश्चन आया। तो यहां आपको मार्क्स बटोरना थोड़ा सा आसान है, बस आपको फोकस करना होगा कि आपके आंसर सतही ना रहे, थोड़े इन डेप्थ रहे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी रहे, आप थोड़ा और बेटर एनालाइज करें। और हमारी कोशिश यही है कि आप एनालाइज ढंग से करें। और 50 नंबर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आईआर को एक सब्सटेंशियल टाइम देना पड़ेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो हमारा फोकस हमारे कोर्स के अंतर्गत भी है। अब अगर हम अपनी अप्रोच को देखें तो हम कुछ इस तरह लेंगे, जहां हम देखेंगे अगर हम इंडिया की किसी भी पॉलिसी को देख रहे हैं या कोई भी कदम इंडिया उठा रहा है, लेट्स से इंडिया पैलेस्टीन में जो कर रहा है, या जो इंडिया पैलेस्टीन में वोटिंग करता है यूएन में विद इजराइल और अगेंस्ट इजराइल, या विद पैलेस्टीन और अगेंस्ट पैलेस्टीन, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है। इंडिया अचानक अगर इजराइल के साथ संबंध बढ़ा रहा है, या इंडिया अचानक यूएसए को तरजीह दे रहा है यूएसएसआर के ऊपर, तो उसके पीछे क्या वजह है। उसके पीछे चाइना फैक्टर है। तो चाइना फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना फैक्टर बिजनेस के हिसाब से, यूएसए के साथ संबंध इंडिया के बिजनेस के हिसाब से क्यों रेलेवेंट है, सिक्योरिटी के हिसाब से क्यों रेलेवेंट है, पॉलिसी चेंजेस कैसे इंडिया में होती है, उनमें क्या रोल किन किन चीजों का रहता है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट किस देश के साथ इंडिया के कैसे हैं। जब तक ये डायमेंशन आप किसी भी देश के साथ कवर नहीं करें, तब तक आपके आंसर्स में क्लैरिटी नहीं आएगी और आपको सोच नहीं होगी। एक बार आपने नोट्स प्रॉपरली देख लिए, एक बार आपने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया, तो आईआर के आंसर करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक देश को दूसरे देश के संबंधों को एक्सप्लेन करते टाइम भी बता सकते हैं। अब इंडिया टर्की रिलेशनशिप्स हैं, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो टर्की के साथ हाल में हमने देखा इंडिया के साथ थोड़ी तलखी रह रही है, क्यों रह रही है, तो अर्दोगान के आने के बाद क्या पॉलिसी चेंजेस टर्की ने किए हैं, वो इंडिया को कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी सी बस इंफॉर्मेशन चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है वो आपको पता रहेगा, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे, हमारी अप्रोच रहेगी समझने की कि इंडिया और इमीडिएट नेबर्स हो गए, एक्सटेंडेड नेबर्स हो गए, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रह रही है, क्या सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या फ्यूचर है,
और इकोनॉमी और लोगों के साथ क्या संबंध है। अब आप बोलेंगे फ्यूचर हम कैसे गेस करने वाले हैं? फ्यूचर ऐसे गेस करने वाले हैं, अगर आप इंडिया यूएस रिलेशनशिप को देखें, इंडो जापान रिलेशनशिप को देखें, इंडिया यूरोपियन रिलेशनशिप को देखें, यहाँ पे आपको दिखता है ये सब एक अलायंस बना रहे हैं या एक तरफ बढ़ रहे हैं जहां चाइना के खिलाफ एक जो ऑप्शन है दुनिया के पास वो इंडिया है। अगर आप इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप इंप्रूव कर रही है तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना के साथ प्रॉब्लम वियतनाम को भी है, इंडिया को भी है, तो वो एक नया फ्रंट जो अगर खड़ा हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली सप्लाई चेन्स प्रोवाइड करने की बात हो, इकोनॉमिक वर्कफोर्स बनने की बात हो दुनिया भर के लिए, तो वो इंडिया एक ऑप्शन बनता जा रहा है हर सेक्टर में। तो वहां पर हम देखते हैं अच्छा फ्यूचर क्या है, उससे भी लोगों के बायलैटरल रिलेशनशिप पर फर्क पड़ रहा है। और जो बेसिक डेटा है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये ओवरव्यू है। आप कहेंगे भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें आंसर में नंबर दिलाएंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनका क्या, वो तो आप हमारे कंटेंट में पढ़ेंगे ही। प्रहार मैगजीन्स आपको मिल रही हैं, उसमें डिटेल में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए ही होंगे जो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ही। वो आपको फॉर्डर है, वो आपके आंसर के अंदर जाएगा, पर ओवरव्यू आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है, यहाँ हम उसकी बात करें, वो कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर्स डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात आती है, मैंने कहा कि हम एनालाइज करेंगे टॉपिक्स को, तो कैसे एनालाइज? सबसे पहले आप देखिए किन्हीं देशों के कनेक्शंस क्या है। कनेक्शंस मतलब अगर मैं इंडिया और आपसे चाइना की बात करूं या इंडिया या जापान की बात करूं, तो उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कैसे हैं, उनकी इन्वायरमेंट रिलेशनशिप कैसी है, उनकी इकोनॉमिक और बॉडीज कहाँ कहाँ वो बैठ के बात कर रहे हैं। एससीओ पे अगर बात हो रही है तो क्या इंडिया और रशिया एससीओ में भी है, इंडिया रशिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया रशिया यूएन में भी है, कहाँ कहाँ पर उनकी क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पे वो स्ट्रेटेजिकली उनकी इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, कहाँ दोनों के बीच समस्याएं हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप किन इंपॉर्टेंट, ये सारी बात है कि भाई दुनिया में तो 195 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज के आसपास है, आप सबके आउटकम्स सबके रिलेशन तो एनालाइज नहीं कर सकते। कहाँ फोकस करना है, किन पे फोकस करना है, ये आपको थोड़ा बहुत तो खुद ज्ञान होता है। अगर नहीं, और डिटेल में जो ज्ञान आपको चाहिए कि कौन सी कंट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रह रही है, किस डायमेंशन में आपको देखना है, वो इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ आपको फोकस करना है, मिडिल ईस्ट की किन कंट्रीज से फोकस करना है, यूरोप के किन कंट्रीज से फोकस करना है, कहाँ विवाद चल रहे हैं, कहाँ समस्याएं आ रही है, कहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, उन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक क्या रिलेशंस है और क्या आउटकम्स होगा अगर इंडिया और मजबूत करे रिलेशनशिप्स। और आईआर में ग्लोबल बॉडीज में उनका क्या रोल है। अफ्रीकन यूनियन की बात कर ले, पिछले कुछ सालों पहले उनके जो नेता थे इंडिया आए थे, तो अचानक अफ्रीकन यूनियन पे क्वेश्चंस भी आया था, अफ्रीकन यूनियन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था। पिछले कुछ टाइम से अफ्रीकन यूनियन पे उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह रहा है, पर आपको जो ब्रॉड जानकारी है वो तो लेनी है, लेकिन करंट में कौन ज्यादा न्यूज में है उस पर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा कंटेंट है उससे आप कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे, जो आपके पास कंटेंट खुद का भी है उसमें क्या फ्रेमिंग होगी, ये हमारी कोशिश होगी आपको समझाने की। अगर हम देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल चाइना का एक क्वेश्चन था, चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक पावर एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप potential military power status in Asia. In the light of the statement, discuss its impact on India as a neighbor. ये क्वेश्चन बहुत सी चीजें की बात करता है कि भाई चाइना ने पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस बना लिया है। पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस कहाँ बनाया है, किस किस इस रीजन में बनाया है, तो एशिया में बनाया है। अब आपको अगर पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस की बात आती है तो जो देश जिनके साथ चाइना के विवाद रहे थे इसको लेके, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, जहां पर इंटरनेशनल विवाद रहे थे चाइना को लेके, वो आपको तुरंत पता होना चाहिए। आप इन सब को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछ रहा कहां कहां ट्रेड सरप्लस है, कहां विवाद है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि इस संदर्भ में इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज अ नेबर, इंडिया पे क्या प्रभाव है। तो जैसे श्रीलंका के साथ जो डेट ट्रैप चाइना ने बिछाया था, उनको कर्ज के दबाव में फंसा के और उनसे कुछ उनके पोर्ट्स पे ऑलमोस्ट कब्जा उनका हो चुका है, वहां शायद वो अपने नेवल शिप्स पे कभी कभी आके एंकर कर देते हैं, कभी उनकी सबमरीन पनडुब्बियां वहां चली जाती हैं। इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इंडिया का इंपैक्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो यहाँ पर आकर पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस बना लेगा कि वहां मिलिट्री चाइना की मिलिट्री जो स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ बन जाएंगे। इसके अलावा इंडिया के लिए और क्या क्या विवाद है, इंडिया के लिए और भी समस्याएं हैं, जो ये सारी समस्याएं आप सिक्योरिटी डायमेंशन में अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा और भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंगल हो गया, राइट। इसके अलावा इंडिया के बाकी जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो इंडिया का अपना रीजन है, उसमें इंडिया का जो इम्पैक्ट है, जो इंडिया ट्रेड डील्स करता है, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है, खैर वो सिक्योरिटी का ही पार्ट हो गई, जो इसके अलग अलग डायमेंशन है वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इससे इंडिया के रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसे बढ़ रहे हैं, अगर चाइना एशिया में आके पैठ जमा रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया सॉरी
उसका इम्पैक्ट इंडिया यूएसए रिलेशनशिप पे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया जापान पे क्या हो रहा है, कि रीजन में तो सिर्फ इंडिया नहीं और भी देश हैं। तो वो जो जितने एंगल्स हैं वो सब आपको देखनी चाहिए। हमें ब्रॉडली आंसर को मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन का, बस मैं बता रहा हूँ किस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, और वो हम कोशिश करेंगे उसी डायरेक्शन में अपने आंसर्स को ले जाने की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात है, काफी पुराना क्वेश्चन वैसे है ये। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्या इंपैक्ट इंडिया पे है, काफी सिंपल है। अब आपको एक ब्रीफ आउटलाइन लिखनी है कि इंडिया इसको कैसे काउंटर करेगा। 200 वर्ड्स में इसके पास आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसको आंसर करने के लिए। अगर आप कंटेंट में जाएं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपका 50 वर्ड खा जाएगा। 150 वर्ड में आपको 2 पार्ट आंसर करने हैं। तो कौन से की टर्म्स हैं, कौन से की एरियाज हैं जो आपको और ज्यादा एज देंगे कंपेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले, उन पे फोकस करना। यही एक तरीका होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, और सिर्फ आंसर ही नहीं करना उस क्वेश्चन का, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उन पे फोकस करना। अब देखिए, इवेलुएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिनेरियो। लुक ईस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई और क्या इंपैक्ट उसका हो रहा है प्रेजेंटली, पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, और कैसे वो मूव हुई पहले के मुकाबले आज। ये आपको अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रॉडली पता लग जाएगा। पर यहां समस्या आएगी कि आप इसको इवेलुएट करने की बात हो रही है। कीवर्ड क्या है, इवेलुएट। तो आंसर राइट पे फोकस करना है, आपको इवेलुएट करना है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। यहाँ 2 डायमेंशन के लिए मेंशन है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन यहाँ क्या हो सकता है, क्या चाइना अब आगे जाके थ्रेट बन रहा है उस रीजन के लिए, कौन कुछ देशों के साथ इंडिया के सिक्योरिटी रिलेशन सुधरे हैं, क्या और प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीजें आप जब इस आंसर में डिस्कस करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। वहां जब आप फंसेंगे कि भाई किस देश पे फोकस करें, क्या पॉइंट्स लिखें, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे एंगल इन होंगी आंसर्स में, वो जो डायरेक्शन है वही देना हमारा इस कोर्स में प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट मौसम की बात कर लें तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सिंपल प्रोजेक्ट मौसम पूछा है, लेकिन आप उस पर पैरा नहीं लिख, डिमांड्स के हिसाब से आपको आंसर करना है। अब से इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी व्हिच कांट बी रोल्ड बैक डिस्कस। तो क्यों डेप्थ आई है, क्यों डाइवर्सिटी आई है, डेप्थ डाइवर्सिटी में क्या क्या डायमेंशन है। तो यहाँ आप डायमेंशन में सिर्फ आईआर का क्वेश्चन है तो आप सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के पॉइंट लिख देंगे जो सब लिखते हैं। पर इसके अलावा क्या क्या पार्टनरशिप इंडिया इजराइल कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट में, जो इसका मेन आंसर होगा इकोनॉमिकली और डिफेंस पैक्ट के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के सेक्टर के हिसाब से, स्टार्टअप कल्चर में जो दोनों के पार्टनरशिप्स है वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ पे कौन से कदम उठाए गए हैं वो डेटा आपको यहाँ लिखना, आपके आंसर को और स्ट्रेंथन करता है। और क्यों रोल बैक नहीं किया जा सकता, यहाँ मैंने पहले बोला फ्यूचर की बात, यहाँ आप थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से आपको आंसर्स एनालाइज करने हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि जो कंटेंट आपके पास है फोकस सिर्फ कंटेंट के ऊपर नहीं, कंटेंट में क्या डायमेंशन आएगा वहां पे करने का। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, इकोसॉक की बात आ रही है। यहाँ सीधा एक बॉडी, जैसे मैंने बताया कि बॉडी हमें थोड़ी बहुत कवर करनी है, इकोसॉक पे सीधा क्वेश्चन आया मेन फंक्शंस क्या है और इसके फंक्शनल कमीशन जो अटैच है उनके क्या कार्य है। ये सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा आंसर होगा। ये आपको कंटेंट पढ़ना है, आंसर करना है। यहाँ आपको एनालाइज ज्यादा नहीं करना, एक्सप्लेन करना है सिंपल। तो ये यहाँ पे आपको बॉडीज को थोड़ा बहुत कवर कर लेना है, उन जो यूएन की बॉडी स्पेसिफिकली हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक, डब्ल्यूएचओ। अब डब्ल्यूएचओ तो स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम में आपको प्रिपेयर रहना ही है। आंसर क्वेश्चन जरूरी नहीं डब्ल्यूएचओ पे आ जाएगा, यूपीएससी भाई कुछ भी पूछ सकती है, पर हमें प्रिपेयर रहना है। और जैसे मैकब्रिज कमीशन यूनेस्को में पूछा गया था, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक टाइम में रहा था कि मैकब्रिज कमीशन लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है। पर ये एक रेयर क्वेश्चन था जो आईआर में लोगों को स्टम्प कर गया था, क्योंकि मैकब्रिज कमीशन आमतौर पे प्रिपरेशन के दौरान लोगों ने कभी पढ़ा नहीं था, अमूमन जनरली लोगों ने, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं। पर ये आईआर से रिलेटेड था जो न्यूज में था। तो हमारी कोशिश हमेशा ये भी रहती है कि अगर कोई ऐसी बॉडी या ऐसा कोई ग्रुप है जो थोड़ा ऑब्सक्योर सा है पर मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां हम फोकस करते हैं कि आप उसके बारे में भी जान पाए। अब जैसे पिछले साल के क्वेश्चन ही देखिए, क्वाड की बात आ रही है। क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। यहाँ क्वाड एक ट्रेड ब्लॉक है, इसकी जानकारी अभी तो आपको नहीं है, और ट्रेड ब्लॉक अभी बना भी नहीं है क्वाड, लेकिन बन सकता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो आप पहले क्वाड को अगर सीधा ये आंसर आप दिखने बैठे तो बहुत इजी होता है जब हम मिलिट्री अलायंस की बात करें, लेकिन मिलिट्री अलायंस भी नहीं है क्वाड। क्वाड लीडर्स ने कहा नहीं कि मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। ऑफिशियली क्वाड इज नाइदर अ मिलिट्री अलायंस नॉर अ ट्रेड ब्लॉक। ये तो बस 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज बैठ रही हैं, तो वो कैसे ट्रेड ब्लॉक की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2020 का क्वेश्चन आप देखेंगे, कोरोना वायरस आया, जो सप्लाई चेन्स थी वो डिसरप्ट हो गई। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के बाद जो चेंजेस आए हैं इसमें, उसकी वजह से इंडिया जापान, इंडिया यूएस या यूएस ऑस्ट्रेलिया जो चेंजेस कर रहे हैं,
अब सबमरीन की डील, अगर न्यूक्लियर सबमरीन की डील इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएस के बीच हो रही है और वो एक सेपरेट बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो क्या आप इसमें लिखेंगे? सवाल ये है मेरा आपसे। वो यहाँ नहीं आएगा, वो सेपरेट बायलैटरल डील है। अगर हम क्वाड को देखें, हम एडिशनल पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि बायलैटरली भी कुछ चीजें हो रही हैं जो मे बी इन फ्यूचर क्वाड को और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाए। पर ट्रेड ब्लॉक के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है कोरोना के टाइम में? एक तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दूसरी हमने देखा वैक्सीन की जब बात आई तो इन चारों देशों ने कोशिश करी कि हम लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाइना और जापान दे रहे हैं, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट की गई। वो एक स्टार्ट पॉइंट है जहां पर ये अलग अलग लेवल्स पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इसको बाद में ट्रेड ब्लॉक की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना था, कैसे वो ट्रांसफॉर्म और ज़्यादा कर रहे हैं और रूप से हो रहे हैं कि इंडिया जापान जो लेट्स से 5G टेक्नोलॉजी के जो हार्डवेयर है उसके ऊपर बातें चल रही है। ये सारे जो अलग अलग डायमेंशन है उनमें फोकस हमें इस आंसर में करना था, राइट। वहां पे आप इसको उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फिर इंडो यूएस डिफेंस डील्स की सिग्निफिकेंस क्यों इंडो यूएस रशियन डिफेंस डील्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर डिफेंस डील को कंपेयर कम करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कहानी चल रही है, उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, इंडिया किसके साथ डील कर रहा है, कैसे डील कर रहा है उसके ऊपर। अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्या समस्या है इंडिया की सबसे बड़ी? पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट देयर। वहां पे थ्रेट कौन है? चाइना। चाइना कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में कौन आ रहा है? यूएसए। यूएसए के साथ इंडिया डिफेंस डील क्यों कर रहा है? क्योंकि नेवल पावर ज्यादा सुपीरियर है यूएसए की, यूएसए के पास ज्यादा ऑप्शन है वहां। ऑलरेडी इंडिया क्वाड में भी यूएसए के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और रशिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज नहीं करते, दोनों की अलग अलग है। क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की पैठ और बढ़े इस रीजन में, लेकिन इंडिया को मतलब नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहे हैं, उसको समस्या है भाई चाइना ना घुस जाए यहाँ। रशिया को प्रॉब्लम है चाइना का पता नहीं भाई पहले यूएसए को बाहर धकेलो। तो यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट डाइवर्ज कर रहे हैं। मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ, आंसर तो प्रॉपर फ्रेम में होगा, पर ये डायरेक्शन है थॉट की जो इस आंसर में होनी चाहिए। अगर आपने इस डायरेक्शन में इसको लिखा है तो आप इसको बेटर तरीके से आंसर करते हैं। जहां हम इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, क्या कौन सी डिफेंस डील हुई है आप, और जैसे कोमकासा, लेमोआ, ये सब एक बिल्डिंग ब्लॉक थे जिसके ऊपर और रिलेशनशिप इंडिया यूएस की स्ट्रेंथन हुई है, तो कैसे वो इवॉल्व हुआ, ये सब डिस्कस करना आपके आंसर का पार्ट होता है। और यही हमारी कोशिश है कि इसके लिए जो कंटेंट है वो फ्रेम आपको आंसर कैसे करना है, वो क्या क्वाड है, क्या ये रीजन की पॉलिटिक्स है, ये किस तरफ जा रही है, वो सब डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंतर्गत। और यही हमारी कोशिश इसके अंदर रहेगी। और हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर ये है कि एक तो आप इंडिया के जो नेबरहुड है उसको कवर करेंगे, जो इश्यूज और टेंशन है नेबरहुड के साथ या आसपास के रीजन में वो, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी हैं इसके उस पर डिस्कशन रखेंगे। फिर ग्लोबल वर्ल्ड में हम जाएंगे, इंपॉर्टेंट पार्टनर्स अलग से पढ़ेंगे, इमर्जिंग पार्टनर्स पढ़ेंगे। इमर्जिंग पार्टनर्स में लेट्स से वियतनाम की बात आ गई, सिंगापुर ऑलरेडी बड़ा पार्टनर है पर लेट्स से उसको इमर्जिंग में डाल सकते हैं। बांग्लादेश एक बड़ा इमर्जिंग पार्टनर इंडिया का बन रहा है, हालांकि नेबरहुड का भी पार्ट है वो। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और कहाँ कहाँ इंटरेस्ट इन सब के साथ इंडिया की कन्वर्ज कर रहे हैं, कहाँ डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्जेंस की वजह से वो किसके और साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। और यही हमारा एक स्ट्रक्चर होगा कोर्स का, जिसमें आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपको फ्रेम कैसे करना है आंसर्स वो भी किया जाएगा। इसके अलावा जो कंपैरेटिव एनालिसिस है टॉपिक वाइज की जाएगी, डायस्पोरा इशूज और बाकी जो स्पेसिफिक इशूज हैं उनको समझना, कौन से डिप्लोमेटिक स्टेप्स होते हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे मूव कर रही है, कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, स्मार्ट पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और सोचेंगे कि कैसे क्रॉस कनेक्शंस बनाया जाए, कैसे हिस्ट्री के साथ या कैसे जो अभी रिलेशंस किसी और देश के आपस के बायलैटरल हैं वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो एक बेसिक बैकग्राउंड, रिलेशंस विद मेजर पावर्स, मेजर इश्यूज और करंट स्टैंडिंग, ये एक आपका फॉर्मूला होना चाहिए किसी भी देश के साथ संबंधों को समझने के लिए। उसके बाद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसको समझने का, जिसमें हमारा जो बेसिक पिलर होगा वो होगा टॉपिकल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बीइंग द कोर, क्योंकि आईआर का कंटेंट बहुत सारा है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कंटेंट की समस्या नहीं है, प्रेजेंट करने की कंटेंट ये समस्या है। तो वही हमारी कोशिश है, क्या स्पेसिफिकली आपको करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, वो हमारा इसमें फोकस है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये पूरी डिटेल कोर्स आपको हमारे CSM प्रोग्राम और प्रारंभ में मिल रही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।